दो ही केंद्र बिंदु हैं, यानी वो दो ही लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे से भी और पर्दे के सामने से भी दे आर टेकिंग द शॉट्स। वो सारे चुनाव को और अपने अपने गठबंधनों को कंट्रोल कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मुख्यमंत्री से कम कुछ भी स्वीकार था ही नहीं, उस मुख्यमंत्री बनने के लिए जिसने हर तरह का समझौता किया, आज जब उसके ही साथी जिनकी सहायता से वो मुख्यमंत्री बना था, वो आज उसको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो उस व्यक्ति का या उस पार्टी का कदम क्या होगा। आज की डेट में जो महाराष्ट्र में परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो ये बात तय जान लीजिए कि चुनाव पूर्व तो यहां पर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन चुनाव के बाद की परिस्थितियों में हालात कुछ भी हों, ये राजनीति है, यहाँ कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। नमस्कार, मतपत्र के इस मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही वहां पर चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब चर्चा की थी, तो मैंने आपसे वादा किया था कि हम लगातार महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर नजर बनाकर रखेंगे और कुछ ना कुछ वहां की अंदर की खबर आपके पास लाकर देते रहेंगे, क्योंकि आज ग्राउंड जीरो पर महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों पर दृष्टिकोण मीडिया की टीम अपने काम में लग चुकी है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव की, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार परंपरा तोड़ते हुए वीडियो के अंत की बजाय मैं शुरुआत में ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, आप उन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। भले ही आप अपनी सलाह दीजिए हमारे किसी कंटेंट को, अगर आप सहमत नहीं है तब भी आप उस पर कमेंट करके हमें अपनी सलाह जरूर दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, या उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। और साथ ही आपसे एक निवेदन और भी करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को, मतपत्र को आप सब्सक्राइब कीजिए, भारी संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपने आप दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में आप प्लीज हमें प्रमोट करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। खैर, अब लौटते हैं हम लोग महाराष्ट्र चुनाव की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव का जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे सरगर्मी बढ़ती जा रही है, यूं तो अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का चुनाव जो है, वहां पर दो गठबंधनों में 6 तो बड़ी पार्टियां वहां आपको लड़ती हुई नजर आएंगी। एक और जहां महायुति में भाजपा है, शिंदे वाली शिवसेना है, अजीत पवार वाली एनसीपी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो वहां पर कांग्रेस है, शिवसेना उभाटा उद्धव ठाकरे की, और शरद पवार की एनसीपी। ये 6 पार्टियां। इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी पार्टीज जो हैं, जो कि डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर अपनी एक अहमियत रखती हैं, या अपना वोट बैंक जिनका है, वो लोग भी इस चुनाव में बहुत प्रभावी ढंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप ये मानकर चलिए कि ये चुनाव जो है, इसके क्या नतीजे आएंगे, अभी इस चीज को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कम से कम हमें 4 तारीख तक का तो इंतजार करना ही पड़ेगा, जबकि हमारे सामने ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सी सीट के ऊपर किस पार्टी का या किस गठबंधन का कौन सा प्रत्याशी है, उसकी क्या बैकग्राउंड है और वहां पर लोकल में उसकी स्थिति क्या है। वो जब सारी रिपोर्ट दृष्टिकोण मीडिया की तरफ से हमारे पास आएगी, तभी मैं इस मंच पर आपसे, मतपत्र के यूट्यूब चैनल पर आपके साथ शेयर करूंगा कि महाराष्ट्र में आखिरकार चल क्या रहा है। अब जहां एक तरफ आप देखेंगे कि इतनी सारी पार्टियां हैं, तो इतने सारे नेता भी हैं। कहीं आपको नाना पटोले नजर आएंगे, कहीं आपको उद्धव ठाकरे नजर आएंगे, कहीं आपको देवेंद्र फडणवीस नजर आएंगे। लेकिन इतनी सारी पार्टियों और इतने सारे नेताओं के बीच में अगर आप देखेंगे तो 2 ही केंद्र बिंदु हैं, यानी वो 2 ही लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे से भी और पर्दे के सामने से भी दे आर टेकिंग द शॉट्स। वो सारे चुनाव को और अपने अपने गठबंधनों को कंट्रोल कर रहे हैं। जहां एक और महायुति में देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से कंट्रोल में है, वहीं दूसरी ओर शरद पवार, वो महाविकास आघाड़ी में पूरी तरह से उनका अपना कंट्रोल है कि वहां कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। इन सब के निर्णयों में आप देखोगे दोनों गठबंधनों में इन दोनों नेताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम बात करें
उद्धव ठाकरे की, जैसे कि थंबनेल से भी आपको इंगित हुआ होगा कि मैं उद्धव ठाकरे को लेकर बात करने वाला हूं। तो मैंने ये जो आपके सामने जो भूमिका रखी देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की, तो उसके लिए उद्धव ठाकरे को सीन में लाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 5 साल पहले 2019, जब 2019 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे। तो उस वक्त देवेंद्र फडणवीस एक कामयाब चीफ मिनिस्टर के तौर पर एस्टेब्लिश हो चुके थे, जबकि उन्होंने लगातार 5 साल नॉन स्टॉप महाराष्ट्र की सरकार चला ली थी। और उस वक्त उनका देश की राजनीति की तो हम जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद इतना बड़ा हो चुका था कि महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े क्षत्रप माने जाते थे, जो मराठा नेता माने जाते थे, शरद पवार, उनको ये बिल्कुल पूरी तरह से लग रहा था कि अगर ये देवेंद्र फडणवीस जो 5 साल इतनी कामयाबी से सरकार चला चुके हैं, अगर ये दोबारा 2019 में जीतकर आए और फिर से ये मुख्यमंत्री बन गए, तो उसके बाद वहां की राजनीति में बाकी सारे जितने भी मराठा नेता या महाराष्ट्र के जो नेता हैं, भले वो कांग्रेस में हो, भले भाजपा में हो, भले शिवसेना में हो, वो अप्रासंगिक हो जाएंगे, इररिलेवेंट हो जाएंगे। यानी कि उनका कद इतना नीचे हो जाएगा कि शायद वो कहीं भी देवेंद्र फडणवीस के कद के आगे खड़े हुए नजर नहीं आएंगे। तो वहीं से शुरू हुआ एक अभियान, जबकि जिस तरह से अपुष्ट खबरें जो उस समय पर भी थी, हालांकि 2019 का चुनाव भाजपा ने और शिवसेना ने मिलकर लड़ा, लेकिन उस समय चुनाव से पूर्व ही ऐसे बड़े क्लियर इंडिकेशन आने लग गए थे कि शरद पवार ने कुछ ऐसी युति बनाई, कुछ ऐसा घालमेल किया उद्धव ठाकरे के साथ, शिवसेना के साथ, जहां पर उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि बीजेपी का जो कैंडिडेट है, वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट कम से कम संख्या में जीत पाए। यानी कि उनका मकसद दोनों का क्या था कि एक ऐसी परिस्थिति बने जहां पर कि बीजेपी का चुनाव के बाद जो नतीजे आए, तो उसके बाद बीजेपी की डिपेंडेबिलिटी शिवसेना पर ज्यादा हो, और यहां तक भी हो कि शायद उसको बाहर से भी कोई समर्थन की आवश्यकता पड़े। ये बहुत सी सीटों पर बड़े ऐसे क्लियर इंडिकेशन है जो बाद में इस बात को रिवील हुए कि शिवसेना और शरद पवार ने वहां पर मिलकर काम किया। उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा को जगाया शरद पवार ने। उन्होंने उनको कहा कि भाई आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। तो वो जो एक लालसा, एक इच्छा जो दबी हुई थी उद्धव ठाकरे के मन में हमेशा से, क्योंकि 2014 से 2019 की सरकार के बीच में वो लगातार एक क्रिटिक के तरह सरकार में होते हुए भी, महाराष्ट्र सरकार में, केंद्र सरकार में होने के बावजूद भी वो हमेशा एक क्रिटिक की भूमिका में रहे। उन्होंने केंद्र सरकार की भी निंदा करी, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की भी निंदा करी। कारण क्या था कि मन में कुंठा का भाव था कि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा, उनका उत्तराधिकारी, मैं यहां सरकार से बाहर हूं और एक दूसरा व्यक्ति सरकार कैसे चला रहा है, वो चला भी रहा है तो कम से कम रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में क्यों नहीं है, जो कि बाला साहब ठाकरे के हाथ में हुआ करता था। लेकिन साहब बाला साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे थे। उद्धव ठाकरे सिवाय इसके कि वो बाला साहब ठाकरे की का पुत्र होने के नाते उनके उत्तराधिकारी हैं, वंशज हैं, इसके अलावा उनको तो जो मिला प्लेट में सजा सजाया मिल गया। उन्होंने अपने लिए तो कुछ कमाया नहीं था। जितनी भी कमाई, मैं राजनीतिक कमाई की बात कर रहा हूं, जो राजनीतिक विरासत थी वो बाला साहब ठाकरे की थी, जो कि उद्धव ठाकरे को मिली थी। तो 2019 के चुनाव के जब नतीजे आए, विधानसभा के नतीजों की मैं बात कर रहा हूं, तब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जब 105 सीट लेकर आई, 150 या 55 के करीब वो भाजपा लड़ी थी, तो वो शिवसेना जो कि 124 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं, शायद 124 से 125 सीटों पर जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनको करीब करीब 55 या 56 सीटें मिली थी। तो जहां एक उद्धव ठाकरे के मन में एक लालसा शरद पवार जगा चुके थे कि आप मुख्यमंत्री हो सकते हो, वहां पर उनको लगा कि अरे भाई अब ये 105 सीटें लाने वाली सीट जो पार्टी है उसके ऊपर वो कैसे दबाव बनाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने दबाव बनाया। उन्होंने ये वाला शगुफा छोड़ा कि बंद कमरे में उनकी और अमित शाह की मीटिंग हुई थी, जिसमें अमित शाह ने ये कमिटमेंट की थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस बात की किसी ने काट भी नहीं करी। अब अंदर खाते क्या हुआ उस मीटिंग में क्या नहीं, लेकिन यह सर्वविदित है कि जब वो महत्वाकांक्षा एक उच्चाकांक्षा में बदल गई,
तब अपनी सारी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी, अपना हिंदुत्व और जितनी भी एक परंपरा जो डाली थी बाला साहब ठाकरे जी ने, तो माननीय बाला साहब ठाकरे की उन सब परंपराओं को तोड़ते हुए उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए उस समय भाजपा से नाता तोड़ा, जो कि चुनाव पूर्व गठबंधन था, जो कि पूरी तरह मेजॉरिटी लेकर आया था। उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने 2019 में उस गठबंधन को तोड़ा। उन्होंने उस कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जिसके बारे में बाला साहब ठाकरे बिल्कुल यहां तक कहते थे कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा ये होगा कि मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। दुकान से मतलब उनका ये था कि मैं शिवसेना की पार्टी को बंद कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़े। शरद पवार के बारे में उनका बड़ा क्लियर विचार था कि भाई पारिवारिक मामला है या पर्सनल दोस्ती, वो अपनी अलग बात है, लेकिन पार्टी के लेवल पर उन्होंने कभी भी शरद पवार या शरद पवार की पार्टी को टच करने की भी, छूने की भी जरूरत नहीं करी, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो विचारधारा और शिवसेना की विचारधारा बिल्कुल अलग है। तो उस वक्त जब उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के साथ और कांग्रेस के साथ मिलजुल कर अपनी सरकार बनाई, 2.5 साल के लिए वो मुख्यमंत्री भले रहे, लेकिन ये सबको पता है कि उन 2.5 सालों में वो कुल 2 बार अपने मंत्रालय गए। कभी उन्होंने जनता के साथ कोई इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, कोई लाभकारी योजना जनता के लिए चल रही है या नहीं उसका कभी उन्होंने ध्यान नहीं रखा। जो कुछ भी हु वाज टेकिंग द शॉट्स, या पार्टी के या सरकार के निर्णय कौन ले रहे थे? शरद पवार रिमोट कंट्रोल से वो सरकार चला रहे थे। उसी दौरान में पाल घर में जब साधुओं की हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, उनके लिंचिंग कर दी गई भीड़ के द्वारा, तब भी ये मुंह में दही जमाकर बैठे रहे उद्धव ठाकरे, ये कुछ नहीं बोले। यहां तक कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, हर जगह पर राज्य सरकार ने, जिसके मुखिया उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने कहीं भी इस बात में कोई रुचि नहीं दिखाई कि सीबीआई की जांच हो या उनके साथ, साधुओं के साथ जो लिंचिंग हुई है, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, जो बर्बरतापूर्ण उनकी हत्या हुई है, उसको लेकर वो कोई सख्त कदम उठाएं। जब कोविड का समय आया तो कोविड के समय भी वो एक बार भी अपने घर मातोश्री से बाहर नहीं निकले, जनता के बीच में नहीं गए। जो हाल दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने प्रवासी मजदूरों के साथ किया, उससे भी बुरा हाल महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों के साथ हुआ, उनको वहां से पलायन करना पड़ा। ये सारी चीजें जब देखी तो सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे ने वो गठबंधन जो कि सत्तासीन हुआ था, जो बहुमत लेकर आया था, उस गठबंधन को क्यों तोड़ा? तो एक ही वजह आपके सामने निकल कर आएगी कि उनको मुख्यमंत्री बनना था। क्योंकि अगर वो भाजपा के साथ 2019 में दोबारा देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनाते तो उनको मंत्री पद भी मिलते, उनका बेटा भी मंत्री बनता और बाकी और लोग शिवसेना के भी मंत्री बनते। लेकिन उनके मन में यह समा चुकी थी कि उन्होंने तो मुख्यमंत्री ही बनना है। खैर साहब वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो हालात थे या जिस तरह से उन्होंने अपरिपक्व तरीके से सरकार चलाई, उसके बाद जो हुआ, मैं उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन जब दोबारा से भाजपा ने शिंदे की शिवसेना वाले फैक्शन के साथ सरकार बनाई, उनको अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी खोनी पड़ी और वो वापस से बैक टू स्क्वायर वन अपने घर में आ गए। अब आज जबकि दोबारा चुनाव हो रहा है तो आप देखिए कि आज उद्धव ठाकरे की या उभाटा शिवसेना की हालत क्या हो गई है। वो शिवसेना जो कि लोकसभा चुनाव के बाद भी अपने आप को एक बड़े भाई की भूमिका में देखना चाहती थी, वो शिवसेना जो कि अभी विधानसभा चुनाव में भी ये चाहती थी कि महाविकास अघाड़ी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे, मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम की घोषणा करे, लेकिन महाविकास अघाड़ी में ये बात पर किसी ने कान भी नहीं धरा। ना तो कांग्रेस ने उनका समर्थन किया और शरद पवार को तो उस बात का समर्थन करना ही नहीं था। तो अब क्या करें? वो गाना ने सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, लेकिन अब सब कुछ गंवा के होश में वो अभी भी आए हैं या नहीं आए, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन बात ये है, जो राजनीतिक चश्मे से अगर आप देखना चाहेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको मुख्यमंत्री से कम कुछ भी स्वीकार था ही नहीं, उस मुख्यमंत्री बनने के लिए जिसने हर तरह का समझौता किया,
आज जब उसके ही साथी जिनकी सहायता से वो मुख्यमंत्री बना था वो आज उसको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो उस व्यक्ति का या उस पार्टी का कदम क्या होगा? स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं दिमाग में ये आता है कि उद्धव ठाकरे के मन में ये जरूर आया होगा कि भाई जब मैं मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता तो मैं अपने पिता की आइडियोलॉजी को भी क्यों छोड़ूं, या मैं हिंदुत्व की लाइन छोड़कर हिंदुओं को भी का भी कोप भाजन क्यों बनूं? तो क्या उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि भाजपा के साथ कुछ अंदर खाते डील हो जाए? क्योंकि आप देखिए, जब 2019 को उनके बेटे ने जब वर्ली से चुनाव लड़ा था, वो करीब 66,000 मतों से आदित्य ठाकरे वो चुनाव जीते थे। वहीं लोकसभा में वो लीड कम होकर 6,000 की रह गई। अब उनको लगता है कि भाई आदित्य ठाकरे तो कैसे भी करके वहां से जीते जाएंगे, शरद पवार भी साथ देंगे, कांग्रेस भी साथ देगी। लेकिन उन्हीं के भाई राज ठाकरे ने अपनी पार्टी मनसे से संगीत देश पांडे को जो वहां से खड़ा कर दिया है, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि आदित्य की जीत की राह में बहुत बड़ा रोड़ा अटका सकते हैं, यानी कि आदित्य की जीतने की संभावनाओं को वो निस्तो नाबूद कर सकते हैं। ऐसे प्रभावी कैंडिडेट हैं संगीत देश पांडे। तो अब ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? क्या उद्धव ठाकरे महायुति के साथ बने रहेंगे या अंदर खाते कोई उनकी कहते हैं अंदर खाते कोई कनेक्शन भाजपा के साथ या संघ के साथ कुछ ऐसा हो गया है कि अगर चुनाव से पहले नहीं तो चुनाव के बाद भी कोई ऐसी परिस्थिति बने तो वो उस रास्ते को चुने और वापस से भाजपा के साथ जाकर मिल जाएं। क्योंकि ये ध्यान रखिए, उद्धव ठाकरे की पार्टी कुल 95 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है साहब। यानी कि अगर हम उनका बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस भी मान लें कि वो 50-60% भी अगर अपनी सीटें जीत जाते हैं तो 45 से 50 पर पहुंचेंगे। यानी कि अपना वही 2019 वाले आंकड़े को वो बीट नहीं कर सकते आज की जो महाराष्ट्र की परिस्थितियां हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से जब उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ना कांग्रेस तैयार होगी और ना ही एनसीपी शरद पवार गुट तैयार होगा, तो स्वाभाविक रूप से उनका मुख्यमंत्री बनना असंभव है। आज की डेट में उद्धव ठाकरे दोबारा से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अब जब जिस चीज के लिए, जिस पद के लिए, जिस कुर्सी के लिए, जिस मुख्यमंत्री के उस घर के लालच के लिए मैं कहूंगा, उन्होंने एक बने बनाए गठबंधन को तोड़ा, एक जीते हुए गठबंधन का साथ छोड़ा, तो स्वाभाविक रूप से जब वो पद नहीं मिलेगा तो वो अपने नए गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। ऐसी जो खबरें आ रही हैं, देखिए राजनीति में सूत्रों के हवाले से भी खबर आती है और कुछ चीजें परिस्थिति जन्य होती हैं जिनको अगर हम तथ्यों और तर्कों के आधार पर अगर हम उसका आकलन करते हैं तो एक लाइन खींचती हुई चली नजर आ जाती है। आज की डेट में जो महाराष्ट्र में परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो ये बात तय जान लीजिए कि चुनाव पूर्व तो यहां पर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन चुनाव के बाद की परिस्थितियों में हालात कुछ भी हों, ये राजनीति है, यहां कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। अगर महाविकास अघाड़ी की भी जीत होती है, उसको भी जीतने लायक नंबर इन तीनों पार्टियों को मिल जाता है, तो आप ये लिखकर रख लीजिए कोरे कागज के ऊपर कि कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तो उनको मुख्यमंत्री का पद नहीं देंगे। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के साथ बने रहेंगे या वो वापस रुख करेंगे भाजपा की ओर, ये देखने वाली चीज होगी और इस पर हम अपनी नजर भी बनाए रखेंगे। और आपको भी लगता है कि मैंने अभी ये जो बात आपके सामने रखी है इसमें कहीं दम है, तर्क है और तथ्यपूर्ण ये बात है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक बार फिर से अपील करूंगा जाते जाते कि मतपत्र के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।